हेलो। हाँ, ज्वाइन हो गया अनुराग। हाँ जी सर, हो गया। कैमरे की फैसिलिटी है तो ऑन कर लो। एक चीज मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, ध्यान से एक सेकेंड, कॉपी पेन ले लेना। ये रखा हुआ है। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। कुछ थोड़ी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। इससे पहले कि अनुराग हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करें, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी चाहिए। पहली बात ये कि जो सी लैंग्वेज है हमारी, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है। दो तीन कैटेगरीज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, और उससे अधिक भी हैं, लेकिन जो सी लैंग्वेज है वो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंडर आती है। इसमें सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स कुछ मेंशन होंगी और कंपाइलर उनको सीक्वेंस में ही प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। कुछ चीजें प्रोग्रामिंग के दौरान यूज करेंगे हम, जैसे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है? एक प्रकार का प्लेस होल्डर है मेमोरी में, जिसमें हम किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जब हम सी लैंग्वेज में काम करते हैं तो सी लैंग्वेज में अपनी खुद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है चीजों की, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। हम उन्हीं का यूज करते हैं और अपना प्रोग्राम बनाते हैं। एक्टिविटी किसी भी तरीके की होगी वो परफॉर्म करते हैं। तो दो चीजें हैं जो हम सबसे पहले यूज करेंगे। एक है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। एक है स्कैन एफ फंक्शन, ये हम इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे। जब भी हमें यूजर से कुछ वैल्यू इनपुट लेनी है तो हमें स्कैन एफ यूज करना है, और जब हमें स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो हम दो चीजें यूज करेंगे, एक यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन और एक यूज करेंगे स्कैन एफ फंक्शन। प्रोग्राम बनाने का एक फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर लिखेंगे एफ टी डी आई ओ, सॉरी एफ टी डी आई ओ डॉट एच। एक है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड मेन ब्रैकेट बंद क्लियर स्क्रीन, CLRFCR क्लियर स्क्रीन के लिए, और गेट सी एच। ये फॉर्मेट है। जो भी प्रोग्रामिंग कोड होगा वो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के बीच में होगा। अब इसके अंदर हम लोग एफ टी डी आईओ डॉट एच डाल रहे हैं। एफ टी डी मतलब स्टैंडर्ड, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, यानी ये जो हेडर फाइल है, एच मतलब हेडर फाइल, इसका यूज हम करेंगे यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करने के लिए या स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड फाइल है जिसका हम यूज करेंगे कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए या फिर यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए। नीचे हम दो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं शुरू में, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लियर स्क्रीन से जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन पर अगर कुछ गार्बेज होगा तो वो हट जाएगा और नए तरीके से हमारा आउटपुट यहां से यहां तक नजर आएगा। गेट सी एच फंक्शन का मतलब है गेट कैरेक्टर फंक्शन। जब तक यूजर कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करेगा तब तक हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा। ये दोनों फंक्शन कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में स्पेसिफाइड है, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम हेडर फाइल घटाते बढ़ाते रहेंगे। कोई डाउट? सर हम ये दोनों यूज करेंगे, STDIO और कोनियो। क्योंकि वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी तो FTDIO है, क्योंकि उसके बिना तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करने के लिए यूज होता है, स्कैनफ फंक्शन इनपुट लेने के लिए यूज होता है। और ये चीज कहां डिफाइंड है? ये चीज डिफाइंड है हेडर फाइल के अंदर। तो जब तक हम ये चाहें कि भाई मेरे को तो प्रिंट फंक्शन यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमें FTDIO यूज करना है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है, ये चीज FTDIO में डिफाइंड है। और इनपुट फंक्शन स्कैनफ कि वो इनपुट लेता है, वो भी FTDIO में उसके बारे में एक चीज डिस्क्राइब की गई है, डिफाइन की गई है। हम लोग अलग से दो फंक्शन अपनी फैसिलिटी के हिसाब से यूज कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, एक क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच।
ये कोई जरूरी फंक्शन नहीं है, इनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन एक आध क्लास में मैं तुम्हें बता दूंगा ये हटा के कि अभी इनको हटाना क्यों जरूरी था और इनका यूज करना फिर क्यों जरूरी था। तो अभी शुरू में हम conio.h भी यूज कर रहे हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए और गेट स्टेट फंक्शन के लिए। इसके अंदर यहां से लेके यहां तक जो भी कोडिंग होगी वो हमारी अपनी होगी, प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड two numbers. राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब ऐसा हमें कितने नंबर ऐड करने हैं? 2। तो वेरिएबल कितने चाहिए होंगे? 2। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और एक वेरिएबल ले लिया y, ये मान के कि मेरी पहली वैल्यू x में आएगी और दूसरी वैल्यू y में आएगी, और मैं ये अपने आप से प्री एज्यूम कर रहा हूं कि यूजर जो वैल्यू डालेगा उसमें किसी भी तरीके की डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, मतलब बिना डेसिमल की वैल्यू डालेगा यूजर। ठीक है सर। अगर डेसिमल वैल्यू डालता तो इंट की जगह पर हम फ्लोट लिखते, FLOAT, लेकिन हम फ्लोट नहीं ले रहे। डेटा टाइप हर डाटा अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज्ड है। तो अभी हम शुरू में मान के चल रहे हैं अपने पहले प्रोग्राम में कि हम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे, यानी वो नंबर जिनमें डेसिमल नहीं है उनको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहां लिखा प्रिंटफ, स्क्रीन पर मैसेज आए, एंटर क्या बताओ? फर्स्ट नंबर। तो यूजर जो भी अपना पहला नंबर डालेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल ए में। वो इनपुट कराने से पहले हमने स्क्रीन पर एक मैसेज दिया है ताकि यूजर को ये चीज क्लियर हो जाए कि वो क्या करने जा रहा है। तो हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ये यूजर मैसेज रीड करेगा और जो भी पहला नंबर वो एंटर करना चाहता है उसको एंटर कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब स्कैनफ फंक्शन जब यूज करते हैं तो पहले डबल कोड लगा के फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जैसे एक्स है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, और हमें वैल्यू यूजर से एक्स में एंटर करानी है। एक्स इंटीजर है तो इंटीजर की फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है %d। %d जो है वो इंटीजर की फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो स्कैनफ को ये बताएगी कि यूजर को कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है किसी इंटीजर वेरिएबल में, कॉमा एंड ऑफ एक्स, यानी एक्स के एड्रेस पर यूजर से हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं। जो भी एक्स ने मेमोरी में लोकेशन कैप्चर करी होगी उस पर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमने यहां लिखा प्रिंटफ एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, यूजर जो भी दूसरा नंबर डालेगा वो किस में आके स्टोर हो जाएगा बताओ? बी में, y में, क्योंकि हम दूसरा वेरिएबल y ले रहे हैं। तो %d एंड क्या? y, तो दूसरा नंबर y में आ जाएगा। पहला नंबर यूजर ने x में डाल दिया, दूसरा नंबर यूजर ने y में डाल दिया। अब हमें इनका सम प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे प्रिंटफ सम इज के बाद आंसर आना चाहिए। तो जहां पे आंसर इंटीजर में चाहिए वहां %d लगा दिया और उसके बाद x प्लस y लिख दिया। तो ये जो x प्लस y मैंने लिखा है, देखो जो भी चीज डबल कोट में लिखी होती है वो प्रिंट होती है। तो स्क्रीन पर ये आएगा मैसेज, ये जो चीज डबल कोट में लिखी है वो क्या लिखा है? सम इज, उसके बाद जो %d लिखा है उसकी जगह पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी x प्लस y। x में अगर 5 है, y में 4 है तो 9 प्रिंट हो जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F9 दबाएंगे, नहीं तो ऊपर जो रन लिखा है वहां से रन पे क्लिक कर देंगे। इसके आगे भी लिखा है कंट्रोल F9, तो मैं कंट्रोल F9 दबा रहा हूं। तो मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी इसलिए चल गया, लेकिन अगर कोई एरर होती सिंटैक्स की, यानी कहीं कोई स्टेटमेंट मिसिंग करी होती, तो पहले वो एरर ठीक करनी पड़ती और उसके बाद ये प्रोग्राम चलता। अब जैसा कि स्क्रीन पर लिखा आ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने पहला नंबर 10 डाला, एंटर मारा, तो मुझे पता है कि मैंने 10 को x में एंटर कराया तो 10 x में गया होगा। दूसरा 20 डाला तो 20 किसमें गया होगा? y में, तो ये y में गया और उसके बाद इन दोनों का सम स्क्रीन पर फ्लैश हो गया कि सम इज 30। अगर मान लो मैंने गलती से यहां पर सेमीकोलन मिस किया होता और मैं प्रोग्राम चलाता तो एरर पॉइंट आउट कर देता वो, जैसे एरर आ गई तो मैं पहले ढूंढता कि एरर क्या है। अब देखो जिसने पॉइंट आउट तो जिस लाइन में करी है कि जरूरी नहीं है उस लाइन में एरर होगी, उसके ऊपर नीचे भी एरर हो सकती है। ये लाइन हमारी ठीक थी, यहाँ एरर थी तो उसको मैंने ठीक कर लिया, चलाया, लिखा आ गया, मैंने डाला 20 40, एंटर आ गया। मैं तुम्हें इसमें एक पॉइंट बता दूं, मान लो अभी तो मैंने स्क्रीन करा हुआ है,
और एक बार प्रोग्राम चलाया, तो अभी मैंने जो प्रोग्राम चलाया था उसका आउटपुट ये था। ये मैंने चेक कैसे किया? लास्ट आउटपुट ऑल्ट F5 दबा के, ALT ऑल्ट F5 दबा के लास्ट आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो मैंने वो दबाया और अपना हिसाब से आउटपुट लास्ट चेक कर लिया। ठीक है, स्क्रीन पर ये था। अब मैंने क्या किया, क्लियर स्क्रीन हटा दिया मान लो, फिर प्रोग्राम चलाया, तो देखो लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर पड़ा हुआ है और वो नए तरीके से भी चल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार नहीं, जब मेरा प्रोग्राम चले, जब भी चले, हमेशा फ्रेश तरीके से चले, और स्क्रीन पर अगर कुछ पुराना डाटा है वो हट जाए, तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन कर देना चाहिए, CLR SCR लगा के, ताकि स्क्रीन वो पहले क्लियर करे और हमेशा नए तरीके से आउटपुट चलाए। और पुराने डाटा से मेरा कोई मतलब नहीं है। देखो अब सही चल रहा है, पुराना डाटा हट जाता है। ये जो लास्ट में 37 के बाद रुका हुआ है, ये इसलिए रुका हुआ है क्योंकि मैंने गेट ch लगाया हुआ है। अगर मैं गेट ch नहीं लगाता नीचे और चलाता, तो मैंने पहला नंबर डाला, दूसरा देखो आंसर नहीं आया, टर्मिनेट हो गया, फिर मुझे ऑल्ट F5 से चेक करना पड़ता है। इसीलिए लास्ट में हम गेट ch लगा देते हैं, यहां तक का मुझे आउटपुट देखना है, उसके बाद चाहे स्क्रीन खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो जब तक मैं कोई कैरेक्टर ना एंटर करूं। इसलिए हमने वो दोनों फंक्शन यूज किए थे। कोई डाउट? हाँ सर सी में हम आईडीई पे काम नहीं करेंगे कभी? ये सी की आईडीई है, सी लैंग्वेज में अच्छा टर्बो। ये सी की अच्छा ठीक है। आईडीई मतलब वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं, प्रोग्राम के आउटपुट को व्यू कर सकते हैं। यही आईडीई का काम है। तो टर्बो की आईडीई यही है। इसमें हमने प्रोग्राम बनाया, अपनी एरर्स अगर थी उनको ठीक किया, और उसके बाद उसका आउटपुट भी देखा। बहुत सारे और कंपाइलर भी होते हैं, बॉरलैंड वगैरह, कई लोग उसमें भी काम करते हैं। टर्बो बहुत फेमस है। सर इस प्रोग्राम में एक बार मैं बस वो करना चाहूंगा कंक्लूड। हाँ इंटीजर x कमा y से हमने वो वेरिएबल बना दिया उसको कि हम x और y एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद परसेंटेज डी हमेशा इंटीजर्स के लिए यूज होगा। हाँ, अगर एक्स और वाई ऊपर मैंने फ्लोट टाइप का लिया होता कि मैं डेसिमल वैल्यूज को एडअप करना चाहता हूं, तो परसेंटेज डी हम्म, की जगह पे मैं परसेंटेज एफ का यूज करता। ठीक है। इसको राइट कर लो कॉपी पे। साफ सुथरा राइट करना है। सर वॉइड मेन के आगे कोलन क्यों नहीं लगा? क्योंकि void मेन के आगे हमने ये सारा फंक्शन void मेन के अंदर डिफाइन किया है। ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन की है। इसलिए यहाँ पे हम मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यानी उसकी एक्टिविटी लिख रहे हैं, इसलिए उसके आगे कोलन लगा। कोलन टर्मिनेटर का काम करता है, अगर वहीं लग जाता है इसका मतलब मेन में कुछ नहीं होता, खाली होता वो। और हम ये सारी स्टेटमेंट मेन में लिखना चाहते हैं क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन से चालू होता है, इसलिए। सर यहाँ पे इसी जगह सिंगल कोड यूज कर सकते हैं वैसे? नहीं, डबल कोड्स। और सर ये आप कैपिटल और केस सेंसिटिव है सी? इसमें हर चीज जो है स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी। वेरिएबल भी नहीं बना सकते कैपिटल में? बना सकते हैं, बनाना चाहें, लेकिन अगर खुद को कंफ्यूजन नहीं होती तो फिर ठीक है, जैसा मर्जी चाहो वैसे लिख सकते हो। वैसे सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव है, अगर फिर बड़े में लिखा है तो फिर बड़े में यूज करना है, छोटे में लिखा है तो फिर छोटे में यूज करना है। CLR SCR के आगे लिख लेना, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है,
और गेट ch के आगे लिख लेना है कि ये गेट कैरेक्टर फंक्शन है। जब तक यूजर कैरेक्टर एंटर नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। हो गया सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू चेक टू चेक whether a person is eligible to vote or not. whether a person is eligible to vote or not. हम वोट कब करते हैं? जब हमारी एज 18 साल से ज्यादा हो या 18 साल के हम हो। तो इसके लिए हमें यूजर से इस प्रोग्राम में एज एंटर करानी पड़ेगी। तो वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा वैसा ही लेना चाहिए जैसी वो अपने अंदर वैल्यू कंटेन करेगा। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा इंट एज, क्योंकि मुझे एज एंटर करानी है तो मैंने वेरिएबल का नाम ही एज रख लिया। वैसे मैं ए भी ले सकता हूं, एक्स भी ले सकता हूं, पी भी, लेकिन बड़े प्रोग्राम होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी किसमें क्या वैल्यू है। इसलिए हमेशा वेरिएबल में या वेरिएबल का नेम देते समय वैसा ही नाम क्लोज रखने की कोशिश करनी है जिस तरीके की उसमें वैल्यू आएगी। तो हमने एज एंटर करानी है तो हमने यहां लिख लिया इंट एज, फिर लिखा प्रिंटफ एंटर योर एज। यूजर से उसकी एज मांग लेते हैं। एज एंटर कराने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन लगा लिया, परसेंटेज डी करके एंड ऑफ एज। तो यूजर ने जो भी एज में वैल्यू डालनी थी वो डाल दी यहां पर। अब हमें चेक करना है कि एज में जो वैल्यू है वो 18 साल से ज्यादा है या 18 साल है। तो इफ एज अगर ग्रेटर देन है या बराबर है 18 के, तो ब्रैकेट लिख देते हैं प्रिंटफ यू आर एलिजिबल फॉर वोट, मतलब आप वोट के लिए एलिजिबल हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रिंट करा देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मतलब आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। चलो सर आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे? इंडेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वाइट स्पेसिस सी लैंग्वेज में अलाउड होते हैं, मतलब अगर मैं चाहूं तो इनको एक लाइन में भी लिख सकता हूं इस तरीके से, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए जितना अच्छा उसको बनाया जाए उतना अच्छा। एज पूछ रहा है, मैंने 21 डाली तो देखो लिखा आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर मैंने डाला 12 तो लिखा आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन ये ऊपर वाली फॉल्स होगी तो एल्स में जो लिखा है वो प्रोसेस होगा। सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन के ट्रू होने पर एक ही लाइन लिखनी है, एक ही लाइन एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसको करली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंड होती, जैसे यहाँ पे एक और लाइन होती, यहाँ पे भी एक लाइन होती, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेते इस तरीके से। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए करली ब्रैकेट लगाए जाने हैं, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट हो तो उसके लिए करली ब्रैकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लगाने का मन भी करे तो लगा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं लगाने का मन तो छोड़ सकते हो। सिंगल स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट की कोई कंपल्शन नहीं है, लगाने हैं तो लगाओ, नहीं लगाने तो मत लगाओ। लेकिन अगर कंपाउंड हो जाती है तो लगाना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज फ्लैश होगा, अदरवाइज एल्स वाला मैसेज आएगा। कोई डाउट? राइट सर। अभी जब ये क्लास खत्म होगी तो उसके बाद इनको अच्छी तरह अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट भी करना है सीक्वेंस पे, ठीक है सर। हाथों हाथ। सर एक बार इसको रन करना सर। अच्छा इक्वल टू लगाया है, ठीक। वो इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से लगाया ताकि थोड़ा दूर नजर आए। अगर इक्वल टू नहीं लगाना तो ऐसे कोलन भी लगा सकते हो, मर्जी है। और कई लोग ऐसे डॉट डॉट भी डाल देते हैं, थोड़ा अपना अपना प्रेजेंटेशन का तरीका है ना।
एरो भी, ऐसे एरो भी बना सकते हो, तो जो बनाओगे वैसा आएगा। हाँ, अब जैसे कि इस प्रोग्राम में हमें चेक ही करना था कि वोटर वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो हमने यूजर से सिंपल एज ही ले लिया वेरिएबल, उसमें वैल्यू एंटर करा ली, इफ कंडीशन से चेक कर लिया, अगर ट्रू होगी तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो जिस तरीके का प्रोग्राम है उसी तरीके से उसी सिस्टम से स्टेटमेंट्स को भी लिखना है जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो सेट हो। ठीक है सर, हो गया। लिखो अगला, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number input by user whether वेदर अ नंबर input by user is even or odd। इज इवन और ऑड। इस प्रोग्राम में क्या है कि हमें यूजर से एक नंबर एंटर कराना है और हमें चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर डाला है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया n और printf में डबल कोट्स में लिख दिया एंटर नंबर, क्योंकि हमें यूजर से कहना है कि यूजर कोई भी अपनी मर्जी का नंबर जो वो डालना चाहे डाल दे। अब एंटर कराने के लिए तो स्कैनफ लगाना पड़ेगा, और इंटीजर में वैल्यू एंटर करानी है तो %d लगा दिया, n में नंबर एंटर कराना है तो n वेरिएबल ले लिया, यहां पर n में वैल्यू आ जाएगी। अब इफ यानी अगर किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से और वो रिमाइंडर में 0 दे दे तो वो इवन है। तो ये जो परसेंटेज का साइन है, ध्यान से सुनना, परसेंटेज का साइन रिमाइंडर देता है डिवीजन पर। तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होकर 0 देगा तो ये 0 के साथ मिलकर वो बराबर हो जाएगा। डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए लगाते हैं सी लैंग्वेज में। डबल इक्वल टू का मतलब है कंपेयर करना, तो कंपेयर कर रहे हैं कि वो 0 है या नहीं। अगर वो 0 है तो प्रिंटफ में लिख देंगे, हम चाहते हैं पहले लिखा है नंबर तो %d यानी वो नंबर है ना जो हम प्रिंट करा रहे हैं यूजर से, और उसके बाद लिख देंगे इज क्या इवन, और इसके बाद वो n प्रिंट करा देते हैं तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा कि नंबर ये इवन है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंटफ में हम यहां लिख देंगे इज ऑड और यहां पे n। जहां पे मैंने %d लिखा है मैंने वहां भी बताया था कि कॉमा के बाद जो पहली वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, तो n लिखा है ना तो n वहां प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कोलन लगा दिया गलती से पाइथन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे आया एंटर नंबर, मैंने डाला 5, एंटर मारा तो 5 इज ऑड, फिर मैंने चलाया मैंने डाला 4 तो 4 इज इवन, फिर मैंने चलाया मैंने डाला 10, 10 इज इवन, फिर मैंने डाला 66 तो इज इवन। ठीक है, कोई डाउट? नो सर।
हो गया सर। लिखो एक और प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम हम्म। टू इनपुट टू नंबर and swap them using third variable and swap them using थर्ड वेरिएबल। हमें यूजर से दो नंबर एंटर कराने हैं, दो नंबर कोई भी जो वो चाहे, और उनको पलटना है, रिवर्स करना है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। तो उसके हिसाब से मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल ले लिया ए और एक वेरिएबल ले लिया बी। उसके बाद मैंने यहां लिखा प्रिंट एफ एंटर टू नंबर। यूजर को सीधा सीधा बोल दिया कि यूजर भाई दो नंबर डालो। अब यूजर को दो नंबर एंटर कराने हैं, तो स्कैनएफ ले लिया, एक साथ ही दोनों नंबर एंटर कराएंगे, एक परसेंटेज डी एक नंबर के लिए, दूसरा परसेंटेज डी दूसरे नंबर के लिए। एंड ए, पहला नंबर ए में आएगा, एंड बी दूसरा नंबर बी में आ जाएगा। अब हमें इनको स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, लेकिन थर्ड वेरिएबल का यूज करके। तो मैंने यहां पर एक सी वेरिएबल ले लिया जो कि अभी खाली है, उसके अंदर ए को कॉपी कर दिया, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो सी में कॉपी हो गई, यानी ए का डुप्लीकेट बन गया सी। अब मैं ए के अंदर बी डाल सकता हूं, यानी बी की जो वैल्यू थी वो ए में चली भी जाए और ए की वैल्यू आपस में खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू तो पहले सी में स्टोर की जा चुकी है। उसके बाद मैंने क्या किया, बी के अंदर क्या डाल दिया, सी, सिंपल। फिर मैंने प्रिंट एफ करके प्रिंट करा दिया ए इज परसेंटेज डी, ये, और उसके बाद दोबारा से प्रिंट एफ बी इज परसेंटेज डी बी, ये भी डाल दिया। अब मैं प्रोग्राम चलाता हूं, मैंने पहला नंबर डाला 12, फिर डाला 67, तो इंटरचेंज हो गए ना, देखो ए इज 67 बी इज 12। अलग अलग लाइन पे आए, उसके लिए पहले वाला जो लास्ट लाइन थी उसके आगे फ्लैश एन लगा दो, फ्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक। अब चलाया, फिर ये डाला और ये इंटरचेंज हो गए ना। कोई डाउट? सर ये इंटीजर आपने साथ में क्यों डिफाइन कर लिया, सी भी ऊपर ही, ए कर बी, ए कॉमा बी कॉमा सी क्यों नहीं कर किया? सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे को लगा कि यहां हमें जरूरत है और यहां से सी का काम स्टार्ट होना है, तो मैंने वहां कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि भाई मेरे को यहां नहीं यहां करना है, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट शेयर कर यस लो। सर। डन। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल यूज किए बिना दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, कर दिया। देखो देखो समझाता हूं, अभी लेटर से नीचे समझा देता हूं। यहां पर ए में लेटर से यूजर ने 5 डाला,
बी में यूजर ने लेटर से 4 डाला, तो हमने यहां लिखा है ए प्लस बी। ए में अभी करंट वैल्यू क्या है 5, बी में क्या है 4, तो 5 प्लस 4 9, और उसको ए में डाल दो, तो ए में जो 5 था वो हट गया और उसकी जगह पे 9 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए माइनस बी। ए में कितना है 9, बी में कितना है 4, 9 माइनस 4 इज व्हाट 5, और वो बी में, तो बी का 4 हट गया, इस बार यहां पे 5 आ गया। फिर ए माइनस बी, ए में कितना है 9, बी में कितना है 5, 9 माइनस 5 क्या 4, और वो ए में चला गया, तो इंटरचेंज हो गई, सिंपल। तो ये जो ये 3 स्टेटमेंट जो है ना, ये मेन लॉजिक है जिसके बेसिस पर हमने वैल्यूज को इंटरचेंज किया। कंफ्यूजन? नहीं सर, हो गया क्लियर। वो हमें करना था एक्चुअली वही मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ऐड करना, बी एलिमिनेट ही किया है बस। हाँ बस बस। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ पूछो। वेरिएबल में हम उसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि ए और बी एंटर हमने इनपुट करवा लिए और प्रिंट में हम कर दें कि ए इज परसेंटेज डी स्लैश कॉमा बी। हाँ नहीं ना, लेकिन हमें वो तो हो गया कि देखो ए में तो ए ही रहा, हमने ए प्रिंट करा लेकिन आगे बी प्रिंट कर दिया, हमें तो उनकी वैल्यू एक्चुअल मेमोरी में चेंज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आउटपुट के लिए नहीं करना, ठीक है। आउटपुट के लिए नहीं करना, नहीं तो फिर प्रोग्रामिंग में तो तरीके बहुत सारे होते हैं, हमें हमेशा लॉजिक बनाने की कोशिश करनी है। सर हो गया। 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी सर। एक पांचवा बना के मुझे अभी अगले आधे घंटे में कंप्यूटर पे सक्सेसफुली करके व्हाट्सएप कर दियो फोटो उनकी कि डन। पांचों की? पांचों की एक बना के जब वो चल जाए, डन 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 डन, ठीक है। आउटपुट की ना? हाँ अभी अभी मैंने क्लास का ठीक, टाइमिंग, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, TTF 11:45 कर दिया है। ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे एट 11:45। राइट। चलो टेक केयर, बाय। ओके सर, थैंक यू।